Hello students, good morning. How are you? I hope you are all very well. Students +2 क्लास इंग्लिश लिटरेचर आपका जो है फोर्थ चैप्टर चल रहा था अ टिनी सेंचुरी। हमने उसका कल समरी पढ़ी थी, तो उम्मीद है वो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। उसमें हमने बुक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था कि राइटर है जो वो बताता है कि उसके ग्रैंडफादर ने एक लाइब्रेरी बना रखी है, जो बुक्स को वो पवित्र मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, उनकी कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी ग्रैंड मदर है जो वो बुक्स पढ़ती है, तो लाइब्रेरी से वो बोरो करके लाती हैं हर हफ्ते 2 बुक्स और उनको पढ़ती हैं। तो जो राइटर है उसका जन्म की शुरुआत है तो उसकी लाइफ की शुरुआत है जो वो बुक से हुई है। तो राइटर उम्मीद करता है कि उसका जो लाइफ का एंड है वो भी बुक्स के साथ ही हो। तो आज मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, I begin my life among the books. How does begin reflect the author's passion for books? Begin है जो वो ऑथर के पैशन, शौक में बुक्स के लिए क्या है। The word begin tells us that the writer's childhood was spent among books. Begin बताता है कि उसका जो चाइल्डहुड है, बचपन है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? किताबों के बीच में हुई थी। As a child he had a great love for them. बच्चे के तौर पे उसके अंदर जो बुक्स के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार था। एंड ही एक्सट्रीम्ड दैम सेल्फ बिफोर ही कुड रीड दैम, और उसमें इतनी ज़्यादा ही उत्तेजना थी कि वो उनको बिफोर ही कुड रीड दैम, और उसको पढ़ने से पहले ही उसके अंदर इतनी ज़्यादा उत्तेजना थी कि उनको पढ़े। सेकेंड क्वेश्चन है, रीड सेंटेंस 6 एंड से वाई हिज ग्रैंडफादर हैड फॉरबिडन हिज बुक्स टू बी डस्टेड फ्रीक्वेंटली अक्सर आपने 6 सेंटेंस रीड करना है और एंड से वाई हिज ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर हैड फॉरबिडन हिज बुक्स टू बी डस्टेड मतलब उसकी जो बुक्स होती हैं वो ख़राब हो जाती थी अक्सर, तो वो क्या करते थे। His grandfather had forbidden his book to be dusted frequently, lest the order in which they were arranged in the library shelf should get spoiled. उन्होंने लाइब्रेरी में उन्हें शेल्फ पे रखा हुआ था ताकि वो स्पॉइल्ड ना हो, मतलब उनकी अच्छे से केयर करते थे। थर्ड क्वेश्चन है, अवर फैमिली प्रोस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन दैम। प्रोस्पेरिटी होता है खुशहाली, हमारी फैमिली की खुशहाली उन पे डिपेंड थी, उन पे निर्भर थी। किन पे? बुक्स पे। वट आर द वेरियस थिंग्स दैट यूजली मेक अ फैमिली प्रोस्पीरियस। बहुत सारी चीज़ें जो यूजली फैमिली को खुशहाल बनाती हैं वो क्या है। वट इज़ द चाइल्ड्स एटीट्यूड टूवर्ड्स बुक्स, बच्चे का बुक्स के प्रति क्या एटीट्यूड है। The various things that usually make a family prosperous are money, comforts of good house, health, education and recreation. नॉर्मली जो हमारी फैमिली में होता है, खुशहाल फैमिली किसको बोला जाता है? जिसके पास क्या होते हैं? पैसे होते हैं, सुख आराम की घर होता है, हेल्थ अच्छी होती है, एजुकेशन होती है और मनोरंजन होता है। द चाइल्ड थिंक्स दैट द प्रोस्पेरिटी ऑफ देयर फैमिली डिपेंड्स ऑन बुक्स। पर एक बच्चा जो राइटर है, बच्चे के तौर पे उसके लिए खुशहाली फैमिली की क्या है? सिर्फ किताबें हैं। Why did books give straight a feeling of emotional stability? राइटर के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी, भावुक क्यों था, इमोशनल क्यों था Books give him a feeling of emotional stability because he has been among them all the time. क्योंकि वो सारा दिन उनके बीच रहता था। He regarded the study as a small sacred place. उसको पढ़ाई या पढ़ने की जगह क्या लगती थी? पवित्र जगह लगती थी। To him, उसके लिए books were like old monuments. उसके लिए किताबें क्या थी? पुराना खजाना थी। ऑल हिज लाइफ, उसकी सारी लाइफ जन्म से लेके डेथ तक हैड टू बी स्पेंड अमंग बुक्स, किताबों में गुजरी थी। दे वर हिज परमानेंट कंपेनियन साथी, ये उसके परमानेंट पक्के तौर पे साथी थे। ही होप्ड टू स्पेंड हिज फ्यूचर कामली बाय रीडिंग दैम, वो चाहता था कि उसकी सारा फ्यूचर किसके द्वारा स्पेंड हो जाए? शांति से पढ़ते हुए गुजर जाए। सो हिज लव फॉर बुक्स गेव हिम एन इमोशनल स्टेबिलिटी, इसीलिए उसको जो किताबों के लिए प्यार है उसको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राइटर को बुक्स के साथ इमोशनल स्टेबिलिटी की भावना क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स आर डिस्क्राइब्ड एज कल्चरल ऑब्जेक्ट बताया गया बुक्स को क्यों?
बुक्स आर कल्चर ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिकॉर्ड आर नेशंस कल्चर। बुक में हमें पूरे नेशन का कल्चर मिलता है। दे टेल अस अबाउट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हमें ये पता चलता है कि वर्ल्ड की सिविलाइजेशन की ग्रोथ कैसे हुई थी। द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर और आर्ट कैसे बढ़ा था। एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड थॉट, और ह्यूमन नॉलेज और थॉट है जो उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इसलिए उसको कल्चरल ऑब्जेक्ट बोला गया है। सेकेंड पार्ट है इसका, पिक आउट द वर्ड्स विच हैड बीन कंट्रास्ट विद द कमसी, कुड यू थिंक ऑफ अनदर वर्ड इन इट्स प्लेस। इसका प्रेट्स है नॉर्मली। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द चाइल्ड्स ग्रैंडफादर हैंडल्ड बुक्स एज एन ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट, वट शुड बी द डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ ऑफिशिएटिंग वर ड्रॉप्ड। अगर हम ऑफिशिएटिंग का मीनिंग को हटा दें तो क्या रह जाएगा। ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट का मतलब है आदमी हु परफॉर्म्स प्रीस्टली, पादरी जो होता है, पंडित होता है, ड्यूटीज थ्रू दो ही मे नॉट बी एन एक्चुअल प्रीस्ट। वो पादरी का काम कर रहा है, एक्चुअल में वो क्या है, पंडित नहीं है। द स्टडी रूम ऑफ द चाइल्ड्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल हॉली प्लेस और शरण। जो राइटर का बच्चे का ग्रैंडफादर है उसके लिए किताबों वाला कमरा क्या था, एक पवित्र कमरा था। हिज ग्रैंडफादर हैंडल द बुक्स वेरी स्किलफुली। उसके ग्रैंडफादर जो थे बुक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से रखते थे। इन अ वे ही एक्टेड एज एन ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट। ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट का काम कर रहे थे, उनके लिए वही लाइब्रेरी एक मंदिर थी और वो उनके पादरी थे, तो वो एक ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट का काम कर रहे थे। इफ़ द वर्ड ऑफिशिएटिंग वर ड्रॉप्ड, अगर हम ऑफिशिएटिंग को ड्रॉप्ड कर दे, इट वुड मीन दैट ही वॉज अ प्रीस्ट बाय प्रोफेशन। तो वो प्रीस्ट क्या हो जाएगा, प्रोफेशन बन जाएगा, मतलब वो पंडित का काम प्रोफेशन हो गया, उनका काम कर रहे हैं पंडित का, पर वो एक्चुअल में पंडित थे नहीं। ऑफिशिएटिंग हमने इसीलिए लगाया है कि वो एक्ट कर रहे थे पंडित का, वो पंडित एक्चुअल में थे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप 7th क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है 8th इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ दो, 9th को भी छोड़ दो, 10th को भी छोड़ दो। ठीक है। 11th देखो, इन विच सेंस द राइटर्स ग्रैंडफादर इज कमसी का मतलब नॉर्मल। हाउ डिड ही हैंडल द बुक्स। राइटर के ग्रैंडफादर नॉर्मल थे, उनको बुक हैंडल कैसे करते थे। ही वॉज clumsy in the sense because he could not even button his own gloves। वो इतने नॉर्मल थे कि वो अपने ग्लव्स के बटन भी नहीं बंद कर सकते थे। द राइटर्स ग्रैंडफादर हैड टू डू दैट फॉर हिम, वो सिर्फ अपने लिए ये सब कुछ करते थे। ही हैंडल द बुक विद द स्किल ऑफ प्रीस्ट, वो एक पादरी की तरह उन बुक्स को संभाल के रखते थे। ऑथर्स फीलिंग एज ए चाइल्ड अबाउट हिज ग्रैंडफादर स्टडी रूम एंड द बुक्स इन इट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑथर की फीलिंग बच्चे के तौर पे अपने ग्रैंडफादर के स्टडी रूम के लिए और बुक्स के लिए क्या थी। द स्टडी रूम ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल प्लेस और अ शर्न, एक छोटा सा पवित्र जगह थी। हिज फादर हैंडल द बुक्स वेरी स्किलफुली, बहुत अच्छे से उनको रखते थे। इन अ वे ही एक्टेड एज एन ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट, एक पादरी की तरह उनका ध्यान रखते थे। ही हैज़ फॉरवर्डन हिज बुक्स टू बी डस्टेड फ्रिक्वेंटली लेस द ऑर्डर इन विच दे वर प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी शुड बी स्पॉइल्ड। अगर वो लाइब्रेरी में इनको अच्छे से ना रखें तो वो क्या हो जाएंगी, स्पॉइल्ड, ख़राब हो जाएंगी। फॉर वांट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वांट ऑफ एनी थिंग बेटर टू डू, वट डज द ऑथर्स ग्रैंडफादर डू ऑन द संडेज। ऑथर के ग्रैंडफादर संडे को क्या करते थे। फॉर वॉन्ट टू एनी थिंग बेटर टू डू, कुछ अच्छा करने के लिए उसके ग्रैंडफादर संडे को क्या करते थे। द ऑथर्स ग्रैंडफादर डिड नॉट हैव एनी थिंग बेटर टू डू, ही वॉन्ट इन टू द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स रूम एंड प्लांटेड। उनके पास कुछ करने के लिए तो होता नहीं था, वो क्या करते थे, ऑथर की ग्रैंड मदर के रूम में जाते, प्लांटेड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर विदाउट फाइंडिंग एनीथिंग टू से, बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ जाते थे। एवरी वन वुड लाइक एट हिम, एवरी वन वुड लुक एट हिम, हर कोई उनकी तरफ देखता। ही वुड ड्रम ऑन द विंडो पेन, वो विंडो पेन में ड्रम बजाते। ही वुड देन टर्न बैक ऑन हिज वाइफ, अपनी वाइफ के पास आते एंड स्नैच्ड द बुक अवे फ्रॉम हर, और उनके हाथों से, ग्रैंड मदर के हाथों से बुक को खींच लेते थे। ही क्राइड आउट एंगरली टू हिम, उनकी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर पे
वो चिल्लाती थी गुस्से से दैट ही वुड लॉस हर पेज जिस पेज पे वो पढ़ रही थी वो पेज उन्होंने खो दिया है। ही वुड देन स्टार्ट रीडिंग द बुक, फिर वो बुक पढ़नी शुरू कर देते। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द कंटेंट, उनको वो जो पढ़ रहे थे वो समझ में नहीं आता था। इन द एंड ही वुड थ्रो द बुक डाउन ऑन द टेबल, एंड में वो क्या करते, बुक को टेबल पे फेंक देते थे। एंड देन वेंट आउट शेयरिंग हिज शोल्डर, और उसके बाद अपने कंधों को हिलाते हुए वहाँ से चले जाते थे। ठीक है बेटा, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे। इनमें से आपने जो है 7th 8th और 9th क्वेश्चन है वो 10th क्वेश्चन है वो नहीं करना, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, आप इनको रिवाइज़ कर लो। अगर आपको समरी अच्छे से लर्न हो गई है, वो समरी अच्छे से पता लग गई है, समझ में आ गई है, तो आपको क्वेश्चन भी ईजिली समझ में आ जाएंगे। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।